जो भी पढ़ा था इस चैप्टर में ओवरव्यू लिया था और आगे की चीज ये इसके बारे में पढ़ा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है विलेन से, ठीक है, कि विलेन क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि विलेन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। विलेन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, नमक पानी, नींबू पानी, ठीक है, ये सब विलेन के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या है, समांगी मिश्रण है। भौतिक विधि के द्वारा इसे आप पृथक नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप ऐसे चाहें कि भौतिक विधि से जैसे इवेपोरेट करें इसको, तो आप इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विलेन के गुणधर्म देख लेते हैं। ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विलेन के कणों में समांगिकता होती है, ये एक लाइन है। समांगिकता मतलब वही समान होते हैं, समांगिकता होती है। तो इसका मतलब वही होता है कि विलेन के कण एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो एक ही विलेन है। अलग अलग आपको, जैसे विलेय और विलायक। विलेय में क्या होता है, विलेन में क्या होता है, विलेय होता है और विलायक होता है। विलेय वो होता है जो घुला होता है और विलायक वो होता है जिसमें घुला होता है, ठीक है। तो इन दोनों में समांगिकता होती है, मतलब बिल्कुल समांगी दिखते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं, ठीक है। तो विलेन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। इसके गुण में पहला ही गुण है कि विलेन क्या है, समांगी मिश्रण है। और जब भी आप चीनी पानी का घोल देखेंगे तो क्या आप उसके पार्टिकल को देख सकते हैं नंगी आंखों से? नहीं देख सकते हैं। तो विलेन के कणों का जो व्यास होता है, यानी कि जो विलेय के कण उसमें घुले होते हैं, उनका जो व्यास होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इससे भी छोटा होता है इनके कणों का व्यास। इसलिए आप उसे क्या कर सकते हैं, नंगी आंखों से, अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलेन के कण गुजर रही प्रकाश के किरणों को फैलाते नहीं हैं। मतलब कि अगर विलेन पे प्रकाश डाला जाए तो उनकी किरणों को वो फैलाते नहीं हैं। इसमें ये वाला गुणधर्म नहीं पाया जाता है कि किरणों को फैलाएं। छानन विधि द्वारा इसको पृथक नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी भौतिक विधि द्वारा, जैसे अगर आप नमक पानी का घोल बना दे या चीनी पानी का घोल बना दे तो छानेंगे तो ऐसा नहीं है कि चीनी अलग हो जाएगा या नमक अलग हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसको इस विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। और ये क्या होता है, स्थायी विलयन होता है। एक बार आप नमक और चीनी घोल दे तो वो घुला ही रहता है, वो स्थायी हो जाता है। फिर वो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो नमक सेपरेट हो जाएगा और पानी सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इस वजह से ऐसे विलयन को कहते हैं स्थायी विलयन, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि विलयन क्या होता है और विलयन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखिए विलयन की सांद्रता को समझने के लिए, सांद्रता क्या होती है इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में करेंगे, या फिर नहीं भी करेंगे तो सुन के समझ जाएंगे आप। एक ग्लास, 2 ग्लास लीजिए आप, समान इक्वल लेंथ का, मतलब एक बराबर हो वो ग्लास, और उसमें एक बराबर पानी डाल दीजिए, ठीक है। आप मेजर करके डाल सकते हैं और नहीं मेजर करके अंदाज से भी डाल सकते हैं। एक में अगर आप 2 चम्मच चीनी घोलते हैं और एक में आप 10 चम्मच चीनी घोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक गिलास के पानी को आप ए नाम दे दें और एक गिलास के पानी को आप बी नाम दे दें, और ए में आपने 2 चम्मच चीनी घोला है और बी में आपने 10 चम्मच चीनी घोला है, तो जो 10 चम्मच चीनी वाला होगा वो क्या होगा, सांद्र विलयन होगा। मतलब सांद्रता वो होती है जिसमें क्या होता है, विलेय के पार्टिकल ज़्यादा घुले होते हैं, विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसे विलयन को कहते हैं सांद्र विलयन। जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयन को कहते हैं तनु विलयन। किसी भी विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, विलेय तथा विलायक। विलेय वो होता है जो घुला होता है विलयन के अंदर, और विलायक वो होता है कि जिसमें घुला होता है, ठीक है।
तो ये हो गया सांद्रता। सांद्रता क्या होती है आप समझ गए होंगे कि सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन क्या होता है। ठीक है, ये क्रियाकलाप यही समझाया गया है कि सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन क्या होता है। देखिए किसी भी अब एक और चीज़ आएगा इसमें, देख लेते हैं इसको। तो हमने देख लिया था कि तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि किसी भी विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो किसी भी विलयन की सांद्रता किसी विलायक में जो विलायक की मात्रा द्रव्यमान में हो सकती है या फिर आयतन में हो सकती है। तो किसी भी विलयन की सांद्रता किसी विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। किसी भी विलयन में विलयन की सांद्रता वो होती है जो विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, सांद्रता को कई तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आपके NCERT की बुक में 3 तरह से सांद्रता ज्ञात करने को दिया गया है। ठीक है, इसको हम देखेंगे ये तीनों फार्मूला की सांद्रता, इन तीनों फार्मूला से कैसे ज्ञात कौन कौन से फार्मूला हैं जिनसे विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, उसके पहले आप देखिए कि किसी भी विलयन की क्षमता क्या होती है। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना चाहिए। किसी भी विलयन, पहला है कि पहला आपने देखा कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, तनु विलयन, सांद्र विलयन क्या होता है, ये देखा आपने। और अभी आप देखेंगे कि किसी भी विलयन की क्षमता कितनी होती है, क्षमता क्या होती है। तो एक निश्चित टेम्परेचर पे, एक निश्चित तापमान पे किसी भी विलेय की क्षमता, जितनी क्षमता होती है उसमें उतने ही विलेय पदार्थ घुल सकते हैं। मतलब कि एक निश्चित तापमान पे उतना ही विलेय पदार्थ किसी भी विलायक में घुल सकता है जितनी भी उस विलयन की सांद्रता, जितनी उस विलयन की क्षमता होती है। मतलब अगर आप तापमान दी एक निश्चित तापमान 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर जल की हमें क्षमता निकालनी हो कि जल विलयन की क्षमता क्या होगी, तो उसमें जितने भी विलेय पार्टिकल घुले होते हैं, तो जितना अधिक से अधिक घुल सकता है 25 डिग्री सेल्सियस पे या फिर एक निश्चित टेम्परेचर पे, कि उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे भी और विलेय पदार्थ उसमें ना घुले। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला इसमें कॉन्सेप्ट है कि संतृप्त विलयन क्या होता है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि किसी निश्चित तापमान पर विलेय में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है। किसी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में अगर कोई विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो मतलब इसका कि वो विलयन क्या है, संतृप्त है। देखिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। और विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अगर संतृप्तता से कम होती है, मतलब अगर वो निश्चित टेम्परेचर पे विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा भी और घुल रही है, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं। तो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करके, ठीक है, विलयन की सांद्रता निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, इससे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 करेंगे तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत की विलयन के द्रव्यमान में विलेय पदार्थ का कितना द्रव्यमान घुलित है, ये निकलेगा। दूसरा फॉर्मूला है आपका कि विलयन का आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो विलयन का आयतन और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब एक निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ का कितना द्रव्यमान घुला हो, तो ये आपका आयतन प्रतिशत दर्शाएगा। तो आप अगला एक और फॉर्मूला है, उसको देख लीजिए। विलयन के आयतन प्रतिशत में, ठीक है, विलयन का आयतन प्रतिशत में कैसे निकालेंगे। तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100 करेंगे आप, तो ये आपका निकलेगा
विलयन का आयतन प्रतिशत में, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए अगर इसमें क्या दिया है, एक विलयन के 350 ग्राम, एक विलयन के 350 ग्राम विलायक और जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय हैं। तो 350 ग्राम विलायक में क्या है, 40 ग्राम साधारण नमक यानी विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो इसका सांद्रता निकालना है आपको, ठीक है। तो ये द्रव्यमान में दिया है सारा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप विलेय की सांद्रता कितनी है, 40, और 320 विलायक की, और विलयन की क्या होगी, विलायक तथा विलायक प्लस विलयन। तो ये क्या होगा, विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन, ठीक है। क्योंकि विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो विलायक की सांद्रता, विलायक का द्रव्यमान था विलेय का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकालेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आप लोग कर लेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है निलंबन क्या है। तो हमने अभी देखा था विलयन के बारे में। तो विलयन के बारे में हमने क्या देखा था कि विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। इसके कण बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, प्रकाश के पथ को ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। और अगला देखा था कि ये स्थायी होते हैं। विलयन जो होता है हमेशा स्थायी होता है। निलंबन क्या होता है कि निलंबन में विलेय पदार्थ घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम में क्या होते हैं, माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। समष्टि में मतलब कि माध्यम में जैसे विलायक है, तो विलायक में क्या होंगे, निलंबित रहेंगे। उसमें निलंबित मतलब कि लटके हुए रहेंगे, तैरते रहेंगे, वो आपका घुलेंगे नहीं पूरी तरह से, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ये निलंबन होता है। ऐसे विलेय पदार्थ घुलते नहीं है इसमें, बल्कि माध्यम की समष्टि में क्या होते हैं, निलंबित रहते हैं। इसका गुणधर्म क्या होता है निलंबन का, ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण होता है क्योंकि घुलते मिलते नहीं हैं। आँखों से इनके कणों को हम देख सकते हैं, इतने बड़े होते हैं कि हम इनके कणों को आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश के कणों को ये फैलाते हैं, मतलब अगर इनमें प्रकाश के कण अगर आप डालेंगे या फिर टार्च चला के देखेंगे कुछ ऐसा, तो ये क्या होगा, उसके पथ को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि ये अस्थायी होता है। ऐसा मिश्रण जो होता है, ऐसा मिश्रण होता है वो अस्थायी होता है। मतलब जब तक आप उसको शेक करेंगे, हिलाएंगे, तब तक क्या होगा कि वो प्रकाश के पथ को दिखाएगा, उसके कण आपको तैरते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही आप कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो उसके कण जो होगा नीचे तली में बैठ जाएंगे और वो अलग हो जाएगा, और छानन विधि द्वारा इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो विलेय के जो निलंबन होता है उसका वो एक अस्थायी मिश्रण होता है। छानन विधि द्वारा इसको पृथक किया जाता है। प्रकाश के पथ को ये तभी दृष्टिगोचर करेंगे जब इनके पार्टिकल जो होते हैं, विलेय के पार्टिकल उसमें तैरते रहेंगे। जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो वो निलंबन रह ही नहीं जाएगा, तो वो प्रकाश के पथ को भी प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला देखते हैं कि कोलाइड क्या है, कोलाइडल विलयन क्या है। तो कोलाइड के कण जो होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन विलयन के जो कण होते हैं, विलयन में जो विलेय के कण होते हैं उससे थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। और ये समान रूप से आपके विलायक में फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार इनका क्या होता है, छोटा होता है, तथा विलेय से थोड़े बड़े होते हैं। मतलब निलंबन और विलयन में अगर तुलना की जाए तो इनके कणों का आकार जो होता है निलंबन के विलेय कणों की अपेक्षा छोटा होता है, और विलयन के विलेय कणों की अपेक्षा छोटा होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके गुणधर्म को अगर देखें कि कोलाइडल विलयन का गुणधर्म क्या होता है, तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण होते हैं जो समांगी प्रतीत होते हैं, ठीक है। समांगी जैसे दिखते हैं लेकिन ये होते नहीं हैं समांगी, ये विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। वास्तविकता यही होती है कि ये विषमांगी मिश्रण है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये समांगी मिश्रण है, लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं होता है। एक चीज़ और इसमें आपको देखना है कोलाइडल विलयन में, जैसे कि विलयन में क्या होता है,
कि विलेय और विलायक होता है, ठीक है। तो कोलाइडल विलयन में क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, यानी डिस्पर्स्ड फेज तथा डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, ये दो होता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलेय और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक, ठीक है, समझ में आया। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलेय और परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक। ये आपका यहाँ दिया है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बारे में। देखिए आप लोग, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम ये क्या होता है, हमेशा ये आपका विलेय और विलायक की तरह ही है। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलेय और परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक, ठीक है। अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं कि कोलाइडल विलयन का गुणधर्म क्या होगा। तो क्या होगा, विषमांगीय मिश्रण है, कणों का आकार छोटा होता है, आंखों से देखना संभव नहीं होता है, स्थायी होता है। कोलाइडल क्या होता है, स्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इसे भी पृथक नहीं किया जा सकता है। इसको पृथक करने की एक विधि होती है, इसका एक एग्जाम्पल है दूध, ठीक है। दूध 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 आप देखते होंगे, सॉरी, दूध क्या है, विषमांगी मिश्रण है जो हमें समांगी जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। वो एक प्रकार का कोलाइडल है दूध। तो आप इसको अलग करने की विधि होती है। अब जैसे कि निलंबन को छानन विधि द्वारा अलग करते हैं, वैसे ही जो कोलाइड होता है इसको हम अलग करते हैं अपकेंद्रीकरण द्वारा, ठीक है। अपकेंद्रीकरण क्या होता है, इसको समझ लीजिए आप लोग। अपकेंद्रीकरण आप लोगों ने घर में मक्खन निकालना देखा होगा, ठीक है। तो अपकेंद्रीकरण में क्या होता है कि जब आप किसी भी, जैसे दूध होता है, दूध को मथा जाता है, दूध से घी निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो अपकेंद्रीकरण का उदाहरण है, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें कोलाइड के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपने देखा था कि दूध एक कोलाइड है। इसके अंदर एक और चीज़ होता है, ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव कोलाइड कणों में होता है। कोलाइड के कणों की विशेषता होती है कि ये प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, ठीक है, प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं चित्र 2.3 में कि कोई ऐसा जो दूध तथा पानी का मिश्रण है, ठीक है, बी। तो बी क्या है, ये आपका कोलाइड है, दूध तथा पानी का मिश्रण। अगर आप इसमें टार्च जलाएंगे तो क्या होगा कि ये प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करेगा, मतलब इसमें प्रकाश का पथ आपको दिखाई देगा। इसके कण जो होते हैं वो प्रकाश के पथ को दिखाते हैं, तो इसे ही कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव आप इसके और भी उदाहरण देख सकते हैं। जब एक घने जंगल का आच्छादन, मतलब एक घना जंगल हो जो पूरी तरह से पत्तियों से आच्छादित हो, ठीक है, उसमें जब प्रकाश की किरण आती है तो वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ये डायग्राम आप देखिए, ये टिंडल प्रभाव को दिखा रहा है, ये टिंडल प्रभाव है। और आप लोगों ने देखा होगा और भी इसका, कमरे में मौजूद धूल कण और कार्बन के कणों द्वारा, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऐसा कमरा जैसे ही सुबह होती है और अगर छोटा सा झरोखा होता है और उस झरोखे से अगर प्रकाश आता है तो वो प्रकाश का पथ आपको दिखता है। कैसे दिखता है, क्योंकि कमरे में मौजूद जो धूल के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी क्या है, टिंडल प्रभाव है। कोलाइड टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है और ये भी अलग अलग टिंडल प्रभाव आप देख पाते हैं, ठीक है। कोलाइड का ये गुण होता है कि वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब देखिए कोलाइड के सामान्य उदाहरण। तो ये आपका वही परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो कोलाइड जो होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस के आपस में सम्मिश्रण से बनते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा एरोसोल क्या है, तो एरोसोल जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, इस सारणी, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप लोग इसे याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। एरोसोल क्या है? तो आप कहेंगे एरोसोल एक कोलाइड है। किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये ऐसा कोलाइड है कि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जो है, यानी कि जो विलेय है वो द्रव है और द्रव के कण जो हैं गैस में घुले हुए हैं। तो ऐसे इस प्रकार का जो कोलाइड बनता है उसे हम कहते हैं वो एरोसोल होता है। इसका उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब एरोसोल के उदाहरण है। और ये सब किसके उदाहरण है? कोलाइड के उदाहरण है। यानी कि गैस में द्रव घुली हुई है। अब ऐसे ही देखिए, गैस में ठोस घुली हुई हो तो भी एरोसोल होगा। और उसका उदाहरण क्या होगा? धुआं, स्वचालित वाहन का जो निथार होता है, एग्जॉस्ट होता है वो। अब देखिए, द्रव में अगर गैस घुली हो तो उसको कहते हैं फोम। जैसे शेविंग क्रीम, ये भी आपका क्या है? कोलाइड का उदाहरण है। ये क्या है? द्रव में गैस घुली होती है। ठीक है। अब देखिए, द्रव में द्रव घुली हो तो इस तरह के कोलाइड को कहते हैं इमल्सन। जैसे दूध, द्रव में द्रव घुला है तो दूध, फेस क्रीम, ये सब क्या है? इमल्सन है। इसी प्रकार से आप ये सारे पढ़ लेंगे। अगर आपको इन सब में कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग पूछिएगा। अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है इमल्सन क्या है, तो आप लिखेंगे इमल्सन एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो द्रव होता है तथा परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है। इसका उदाहरण है दूध, फेस क्रीम। ठीक है, ऐसे आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, रीज़न बताइए। ठीक है, और खुश रहिए। थैंक यू।